Hello everyone, so welcome to जयदेव क्लासेस फॉर JRF इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आप लोगों को एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन फीचर बिटवीन द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो पीरियोडिक इलेक्शन, empowerment of socially economically weak groups, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्ड कमेटीज। तो यहाँ पर आपको देखना था, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए समय समय पर चुनाव हो गया, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर समूह का सशक्तिकरण हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हो गया, वार्ड समितियों का गठन हो गया। तो यहाँ पर देखिए वार्ड कमेटीज जो होंगी ना आपकी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्ड कमेटीज, तो बस ये नहीं आएंगी, बाकी सारे हैं, ठीक है। ABC पीरियोडिक इलेक्शन होते हैं, एम्पावरमेंट होता है सोशली इकोनॉमिकली वीक ग्रुप्स का, कॉन्स्टिट्यूट होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल है वो 243 का के है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेसिकली कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टैट्यूटरी बॉडीज, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी बॉडीज यहाँ पर बतानी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, रेलवे बोर्ड और एटॉमिक एनर्जी कमीशन। सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर को। कोड्स यहाँ पर आप लोगों को दिए हुए हैं, ठीक है। कोड्स हैं A and B, A C and D, A B and D, B and D। तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है निम्नलिखित में से कौन सा वैधानिक निकाय है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि स्टैट्यूटरी बॉडीज होती कौन सी है। स्टैट्यूटरी बॉडीज वो बॉडीज होती है जो बेसिकली किसी एक्ट के थ्रू बनाई जाती है ना, किसी एक्ट के थ्रू बनाई जाए तो वो हो जाती है आपकी क्या, स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बेसिकली हो जाएगा आपका, देखो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है ये एक्ट के थ्रू बनाया गया, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो है बेसिकली अगर आप देखो तो ये आप लोगों का स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है ना, इसमें अगर आप देखो ये स्टैट्यूटरी नहीं है। रेलवे बोर्ड अगर आप देखो तो ये है आपका, और एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है बेसिकली एटॉमिक एनर्जी कमीशन ये भी आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब देखो आप लोगों ने शेड्यूल्स किए होंगे है ना, हमने शेड्यूल्स किए हैं, तो शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो टीयर्स ऑफ ओल्ड PM है ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM ये है हमारी ट्रिक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो ये जो बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन है ना, तो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 344। क्या है? आर्टिकल 344। आज थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स में कल के कमेंट बॉक्स में मिला था कि मैम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। तो मैं वैसे स्पेशल क्लासेस जो मेरी होती है वहाँ पर मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ और काफी अच्छे से मैं रिवीजन आप लोगों को करा रही हूँ, सारा एक्सप्लेन करती हूँ, तो आप लोग स्पेशल क्लासेस जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन आप लोगों का ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसका बेसिकली अपना एक आर्टिकल होता है, ठीक है। जैसे इसका अगर आप देखोगे ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का मैंने क्या बताया आर्टिकल, ये 344 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना 344 जो है आपका 344 जो है वो है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का। तो ये इंडियन कमीशन है, ठीक है, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है किसमें, आर्टिकल 344 में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और इसको कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इस कमीशन को 1955 में। 1955 में जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा एक नोटिफिकेशन के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बनाया गया था। कब? 1955 में। किसको? ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेसिकली कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इज अ एग्जांपल ऑफ मिनिस्ट्री फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंटल प्रिंसिपल। तो निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय ग्राहक सिद्धांत के आधार पर गठित मंत्रालय का उदाहरण है? तो कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय ग्राहक सिद्धांत के आधार पर गठित मंत्रालय का एक उदाहरण है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C,
ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कौन सा हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो जाएगा। तो ये जो बेसिकली जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये एग्जाम्पल है क्लाइंटल प्रिंसिपल का, ग्राहक सिद्धांत के आधार पर इसे गठित किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग आर द व्यू दैट द मैनेजरियल टेक्निक एंड स्किल ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, बजटिंग आर द सेम इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैंने आप लोगों को इसका क्या बताया था, इसका मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी, याद है वो ट्रिक क्या बताई थी? देखो ये 2018 में भी इस तरीके का क्वेश्चन आ रखा है, और ये जो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ ना, ये पुराना क्वेश्चन है। ये कैसा है, ये पुराना क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला हुआ है, क्वेश्चन हिंदी में भी देख सकते हो आप लोग, कि निम्नलिखित में से कौन इस दृष्टिकोण के हैं कि प्रबंधकीय तकनीक, नियोजन, आयोजन, समन्वय, बजट के कौशल सार्वजनिक और निजी प्रशासन दोनों में समान होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो, सो राइट आंसर हेनरी फ्योल, एमपी फॉलेट, लूथर गुलिक और उर्विक। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ABCD हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि इसमें प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, कोऑर्डिनेटिंग हो गया, बजटिंग हो गया। ये पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, सेम होता है ना। क्या पूछा है, सेम होता है। वैसे अगर देखो, अगर आप देखोगे पब्लिक प्राइवेट में अगर डिफरेंस की बात आती है, ठीक है, तो डिफरेंस कौन करते हैं, JP2H वाले करते हैं। JP2H वाले कौन हो जाएंगे, जोसिया स्टैम्प, पीटर ड्रकर, ठीक है, और पॉल एप्लबी और हर्बर्ट साइमन। ठीक है, ये कौन से हैं भाई, ये डिफरेंसेस वाले हैं। क्या आप लोगों को ऐसा कोई नजर आ रहा है यहाँ पर, क्या कोई ऐसा नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, क्योंकि यहाँ पर तो क्या पूछा है, यहाँ पर सिमिलैरिटी पूछी है, सेम बोला है। देखो ये वर्ड यहाँ पर सेम। अब सेम वाला मैंने क्या बताया था, उफ, क्या ध्यान रखना है आपको, उफ। तो उफ कौन 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 हो गया, उफ से उर्विक हो गए, ठीक है, उर्विक हो गए, फ्योल हो गए, फ्योल और फॉलेट हो गए। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे फ्योल हो गए, फॉलेट हो गए, ठीक है, लूथर गुलिक भी बोलते हैं और उर्विक भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, इसलिए राइट आंसर इज ABCD। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म। तो ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म में कौन है, रेनॉल्ड नेबूर है, स्पाइकमैन है, क्विंसी राइट है, या हेडले बुल है। ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म, ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म का क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज हेडले बुल। ठीक है, इसे इंग्लिश स्कूल ऑफ रियलिज्म भी बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को IR का करा रही थी ना, एक्चुअली कल थोड़ी सी मेरे मतलब हेडेक था इसलिए नहीं कराया। मैं आज रात में आप लोगों को 9 PM जरूर कराऊंगी। तो आज हम लोग वो IR की सारी अप्रोचेस कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश स्कूल ऑफ रियलिज्म भी कराया था आप लोगों को, उसमें बस मुझे समझाना बाकी है। तो IR में जब करवाऊंगी तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, तो ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म, इंग्लिश स्कूल ऑफ रियलिज्म में कौन आते हैं, हेडले बुल आते हैं। कौन आते हैं, हेडले बुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अगर आप देखो जो नोशन है बैलेंस ऑफ टेरर का, वो रिलेटेड है किससे, आतंक का संतुलन की जो धारणा है वो किससे संबंधित है, ग्लोबल टेररिज्म से है, काउंटर टेररिस्ट स्ट्रेटेजी से है, टेररिस्ट एक्टिविटीज ऑफ ड्रग ट्रैफिकर से है, या ओवरकिल कैपेसिटी इमेंटिंग फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स। आतंक का संतुलन की धारणा संबंधित है वैश्विक आतंकवाद से, आतंकवादियों की रणनीति का मुकाबला करना, मादक पदार्थों के तस्करों का आतंकवादी गतिविधियां, परमाणु हथियारों से निकलने वाली मारक क्षमता। सो यहाँ पर आप लोगों को बताना है बेसिकली राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। देखो जो नोशन है ना बैलेंस ऑफ टेरर, तो ये रिलेटेड किससे हो जाएगा, ये रिलेटेड हो जाएगा आप लोगों का परमाणु हथियारों से निकलने वाली अधिक मारक क्षमता, है ना, ओवरकिल कैपेसिटी इमेंटिंग फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा किससे, ये हो जाएगा आपका बेसिकली ऑप्शन नंबर D। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर क्वेश्चन है बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मेजर अजम्पशन। क्या पूछा है, मेजर अजम्पशन नहीं है किसकी, बैलेंस ऑफ पावर की। तो स्टेट डिटरमाइन टू प्रोटेक्ट वाइटल नेशनल इंटरेस्ट, राज्य जब अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए डिटरमाइन कर लेते हैं। वाइटल नेशनल इंटरेस्ट में भी थ्रेटन, जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों को खतरा हो सकता है। रिलेटिव पावर पोजीशन ऑफ द स्टेट कैन बी मेजर्ड,
राज्यों की सापेक्ष शक्ति को, पदों को मापा जा सकता है। स्टेट अप्लाई मोरल पैरामीटर्स फॉर असेसिंग अदर बिहेवियर, राज्य दूसरों के व्यवहार का आकलन करने के लिए नैतिक मानदंड को लागू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कौन सा बैलेंस ऑफ पावर का मेजर असम्पशन नहीं है। सो राइट आंसर इज, देखो यहाँ पर मोरालिटी आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखो मोरालिटी क्या आता है बैलेंस ऑफ पावर में। बैलेंस ऑफ पावर बेसिकली जैसे क्या होता है कि दूसरा मतलब ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, इसीलिए क्या करना, अलाइन बना लेना, ठीक है। एक तरह से जैसे 3-4 देशों ने आपस में मिलकर, है ना, इस तरह से गठजोड़ कर लिया। तो जो स्टेट अप्लाई करते हैं, राज्य दूसरों के व्यवहार का आकलन करने के लिए नैतिक मानदंड लागू करते हैं, तो ये मेजर अजम्पशन नहीं है किसकी, शक्ति संतुलन की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच कंट्रीज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट लीगली बाइंडिंग इमिशन कट फॉलोइंग क्योटो प्रोटोकॉल। तो किन देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल के बाद कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तो इंडिया एंड चाइना बोथ, या स्वीडन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडिया एंड चाइना। आप सबको ध्यान रखना है, इंडिया एंड चाइना ने जो प्रोटोकॉल था ना, क्योटो प्रोटोकॉल कब का है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का है। क्योटो प्रोटोकॉल का क्वेश्चन एक आपका एनटीए यूजीसी नेट में आया था, और वो क्वेश्चन ये था कि क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब हुआ। तो क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ था 2005 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, भारत और चीन ये आपके बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती को स्वीकार करने से इन्होंने मना कर दिया था। सो ये ध्यान रखना। चलिए, ये क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क के लिए है, और होमवर्क के लिए क्वेश्चन है कि विच लीडर ऑफ यूएसएसआर इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो यूएसएसआर के किस नेता ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति पेश की थी, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है किसने की थी। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। एंड इसके अलावा मेरा डिटेल कोर्स चल रहा है पॉलिटिकल साइंस पर। अगर आप यूपीएचसीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आ सकते हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। अनअकैडमी ऐप में जाके वहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, मीनाक्षी सिंह सर्च करना, वहां पर मुझे फॉलो कर लेना। उसके बाद आप लोगों को प्लस टैब में जाना है, वहां पर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो वहां पर क्या आएगा, आपका सब्सक्रिप्शन के लिए आएगा। तो अगर जो बच्चे यूपीएचसीएससी परीक्षा के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो एनटीए यूजीसी नेट को गोल को ही चुनना है। आपको बात समझ आ रही है, एनटीए यूजीसी नेट के गोल को ही चुनना, तो आप लोगों को मिल जाएगा ये कोर्स, ठीक है। और आप लोग 3 मंथ का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो भी लेना चाहते हो ले सकते हो। क्रैश कोर्स चल रहा है पॉलिटिकल साइंस पर 11 AM, स्पेशल क्लासेस हो रही हैं 4 PM। जो बच्चे मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप सभी आ सकते हैं। वहां पर आपको मेजर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस और कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं। देखिए, यूपीएचसीएससी के लिए जो 3 मंथ का कोर्स चल रहा है, 45 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है पॉलिटिकल साइंस पर। और हाँ देखो, जब भी आप ना जैसे आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आप अगर मान लो कोई ऑफिस अगर जाता है, ठीक है, वर्किंग आवर्स में आप काम कर रहे हो, तो आप शाम में भी रिकॉर्डेड देख सकते हो, नो प्रॉब्लम इस चीज के लिए, ठीक है। 45 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है। 3 मंथ और 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्राइसेस इंक्रीज होने वाला है, तो आज ही आप क्या कर सकते हैं, बीट द प्राइस हाइक अलर्ट है, यूज करना मीनाक्षी लाइव। जब आप मीनाक्षी लाइव यूज करोगे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। और मेरे स्पेशल क्लासेस वाले बच्चे, स्पेशल वालों के लिए स्पेशल क्लासेस हो रही है, रिवीजन सीरीज चल रही है विद एमसीक्यूज ऑन पॉलिटिकल साइंस एट 4 PM, और मॉक टेस्ट चल रहे हैं ऑन पॉलिटिकल साइंस, मंडे और वेडनेसडे को होते हैं ये, तो आप सब आ सकते हो, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस ये रहे, अगर आप 1 मंथ का लोगे और मीनाक्षी लाइव यूज करोगे, ठीक है, मेरे रेफरल कोड, तो आपको ये 2300 समथिंग का पड़ जाएगा। 3 मंथ वाला 5000 समथिंग, 6 मंथ वाला 9000, और ये 12000 समथिंग, इस तरह से पड़ जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं, यूज करना मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।